हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप खुल्लर और इस वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। तो शुरुआत करेंगे कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। फेडरेशन शब्द, तो ये शब्द लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से ओरिजिन हुआ है, जिसका मतलब होता है लैटिन में ट्रीटी और एग्रीमेंट। यानी कि सिंपल भाषा में बोले, समझौते को, इकरारनामे को हम फेडरेशन का नाम देते हैं, जिसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स यूनाइट टुगेदर एंड फॉर्म अ सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत सारी स्टेट्स इकट्ठी होती हैं और इकट्ठे होने के बाद वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है यूएसए। तो जब हम बात करते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, इसी के साथ हमें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी समझना चाहिए। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब एकात्मक प्रणाली, जहां पर शक्तियां एक जगह पर केंद्रित होती हैं। और जब हम बात करते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, दैट मीन्स शक्तियों का विभाजन। किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। तो अब हम करेंगे एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ फेडरेशन और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो संघवाद प्रणाली होती है उसकी हम विशेषताएं करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पर भी हमें संघवाद प्रणाली देखने को मिलेगी, वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखित रूप में हमें देखने को मिलेगा। लिखित रूप में मिलेगा, इसका मुख्य कारण ये है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो शक्तियों का विभाजन है उसके बारे में बात की गई होती है कि कौन सी शक्तियां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगी और कौन सी शक्तियां स्टेट गवर्नमेंट के पास रहेंगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जहां पर एकात्मक प्रणाली होती है, जहां पर शक्तियों का विभाजन नहीं होता, वहां पर आपको रिटर्न या अनरिटर्न फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। सेकेंड पॉइंट इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है देश का, उसको सुप्रीम माना जाता है, उसको सबसे ऊपर माना जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन ही होता है जो लोगों के अधिकारों की और लोगों के कर्तव्यों की बात करता है। सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है, इसका मतलब जो फेडरल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, ये अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही काम करती हैं। इन केस अगर ऐसा नहीं होगा तो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ही हमें विवाद अक्सर देखने को मिलेगा। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है। थर्ड पॉइंट है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो जहां पर आपको संघवाद प्रणाली देखने को मिलेगी, वहां पर आपको रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलेगा। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कि अगर जहाँ पर संघवाद प्रणाली है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव चाहिए तो वो आसानी से नहीं होता। आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि दो तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव होता है। एक होता है सिंपल मेजोरिटी के साथ, दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी के साथ। सिंपल मेजोरिटी की पहले हम बात करते हैं। फॉर एग्जांपल लोकसभा की हम बात करते हैं, उसमें टोटल सीट्स आपको पता है कि 545 हैं। तो सिंपल मेजोरिटी का मतलब कि जिस दिन सिंपल मेजोरिटी वाला बिल पास होगा, 10% एटलीस्ट मेंबर एमपीज प्रेजेंट होने चाहिए। तो 10% उनके बनते हैं अप्रोक्सीमेट 54.5, दैट मीन्स कि 55 मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। और अगर 50% एमपीज अप्रूवल देते हैं तो वो बिल पास हो जाएगा लोकसभा से। ऐसी ही कंडीशन है राज्यसभा से, वहाँ पे भी 10% अगर प्रेजेंट होते हैं और 50% वो 10% का फेवर करते हैं तो वहां से भी बिल पास हो जाएगा। ये हो गया सिंपल मेजोरिटी वाला। अब दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी में ये होता है कि उस दिन 50% मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो लोकसभा में हमारे 545 मेंबर्स हैं, उसका 50% बनता है 272। तो उसका टू थर्ड कितना बनता है? टू थर्ड उसका बनता है अप्रोक्सीमेट 182। तो 182 मेंबर अगर उस बिल को पास करते हैं, अपनी सहमति जताएंगे, तो तभी वो बिल पास होगा। उसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। यानी कि स्पेशल मेजोरिटी से ही कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज अमेंडमेंट हमें देखने को मिलती है। इसलिए इसको बोलते हैं रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करना है तो फिर आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। उस दिन 50% मेंबर्स कम से कम प्रेजेंट होने चाहिए और उस 50% में से
2/3 मेजोरिटी अगर उस बिल को फेवर करती है तभी लोकसभा और राज्यसभा से पास होगा। दोनों के लिए एक जैसी कंडीशन होती है। फोर्थ पॉइंट है ड्यूल पॉलिटी, दोहरी सरकार हम इसको बोल सकते हैं। जहां पर आपको संघवाद प्रणाली देखने को मिलेगी, वहां पर आपको दो सरकारें देखने को मिलेंगी। एक आपको देखने को मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ हमें देखने को मिलेगी स्टेट गवर्नमेंट, जिसको रीजनल गवर्नमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। और फिफ्थ पॉइंट होगा डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन, कि कौन कौन सी शक्तियां का इस्तेमाल स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा और कौन कौन सी शक्तियों का इस्तेमाल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वही पावर्स होती हैं मुख्य तौर पर अगर बात करें जिनका नेशनल इंटरेस्ट के साथ झुकाव होता है, वो वाले मुद्दे हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट ही डील करेगी। और ऐसे मुद्दे जो हर एक स्टेट तक ही सीमित होते हैं, वो मुद्दे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं। तो जो सब्जेक्ट्स होते हैं इनको भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे यूनियन लिस्ट होती है, उसमें हमें टोटल 100 सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। 100 सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे डिपार्टमेंट्स जिसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि यूनियन लिस्ट होती है। दूसरी तरफ हमारे पास होती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में हमें 61 सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि उन 61 सब्जेक्ट्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही कानून बनाती है। और तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इस सूची में जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं उसके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। इन केस ऑफ डिस्प्यूट द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी प्रिवेल्ड। तो अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट जो कंकरेंट लिस्ट के अंडर आता है, उसके ऊपर अगर कोई दोनों ही कानून बनाते हैं, तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून जो होगा वही प्रिवेल करेगा, उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, माना जाएगा। जो कंकरेंट लिस्ट होती है, समवर्ती सूची, उसमें 52 सब्जेक्ट्स होते हैं। पॉइंट नंबर 6, सेपरेट एलोकेशन ऑफ रेवेन्यूज। यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए सेपरेट आवंटन होता है रेवेन्यू का। जो पैसा होता है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को मिलता है। जो टैक्स के द्वारा पैसा इकट्ठा किया जाता है उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, इंडिपेंडेंट एंड सुप्रीम जुडिशरी। जो देश की जुडिशरी होती है, न्यायिक प्रणाली होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, वो आज़ाद होती है, वो अपने निर्णय स्वयं ले सकते हैं। उनके डिसीजन जो होंगे वो सरकार को भी मानने पड़ते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन होती है, उसका अनुवाद होता है, वो जुडिशरी ही करती है। तो इसीलिए जो कोर्ट्स होती है, जुडिशरी होती है, उसको सुप्रीम माना जाता है। इवन अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें आर्टिकल 13 जो है वो ये बोलता है कि कोई भी ऐसा कानून जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया, या कोई भी ऐसा पुरानी कस्टम जो पुराने टाइम में प्रचलित है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली नहीं है, या फंडामेंटल राइट्स को वोलेट करता है, या कॉन्स्टिट्यूशन को वोलेट करता है, तो वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, यानी कि इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगा। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो हमारे देश की जुडिशरी है, न्यायिक प्रणाली है, वो इंडिपेंडेंट है और सुप्रीम है। इंडिपेंडेंट में हम ये भी देखते हैं कि जो जजेस की नियुक्ति होती है वो जजेस के द्वारा ही होती है। इनके जो भी एग्जाम्स होते हैं वो भी ये स्वयं ही कंडक्ट करवाते हैं। इनकी एक अपनी बॉडी होती है एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, डबल सिटीजनशिप। डबल सिटीजनशिप हमें देखने को मिलती है यूएसए में। स्टेट जिसका कोई भी व्यक्ति नागरिक होगा, उसकी उसके पास अलग नागरिकता होगी, और यूएसए की उसके पास अलग नागरिकता होगी। एक फेडरल गवर्नमेंट की नागरिकता होगी और एक पर्टिकुलर स्टेट को वो बिलोंग करता होगा, वहाँ की उसके पास नागरिकता होगी। हालांकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पर आपको फेडरल सिस्टम ही देखने को मिलता है, मगर यहाँ पर आपको डबल सिटीजनशिप नहीं देखने को मिलती। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर आपको जो विधान पालिका होती है या विधान मंडल होता है,
यहाँ पर आपको 2 हाउसेस देखने को मिलते हैं। जैसे हमारे देश में है संसद, पार्लियामेंट, तो इसके आपको 2 हाउसेस देखने को मिलेंगे। चाहे आप इंडिया की बात करो, चाहे आप यूएसए की बात करो या यूके की बात करो। तो इंडिया में जैसे आपको पता है एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। ऐसे ही बाकी देश जहाँ पर फेडरल सिस्टम होगा, वहाँ पे भी आपको 2 हाउसेस देखने को मिलेंगे। जहाँ पर 2 हाउसेस होंगे, वहाँ पर बोलते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। तो इंडिया का जो अपर हाउस होता है उसको हम बोलते हैं राज्यसभा, जो लोअर हाउस होता है उसको हम बोलते हैं लोकसभा। ऐसे ही जो यूएसए का लोअर हाउस होता है उसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और जो अपर हाउस होता है यूएसए का उसको हम बोलते हैं सेनेट। यूके का जो अपर हाउस है उसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और जो उसका लोअर हाउस है उसको हम बोलते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आपको काफ़ी क्लैरिटी हुई होगी फेडरेशन सिस्टम की। पॉइंट नंबर 10 इज इनवियोलेबिलिटी ऑफ फेडरेशन। इसमें हम देखेंगे फेडरेशन सिस्टम जो है वो ये सजेस्ट करता है कि जो भी स्टेट्स होती हैं वो फेडरेशन की बात को मानेंगी, या हम ये भी बोल सकते हैं कि सुपरसीड नहीं कर सकती फेडरेशन को, फेडरल सिस्टम को, और यूनियन की बात वो मानेंगी। फेडरेशन इज बेस्ड अपॉन द ग्रेटेस्ट कॉमन एग्रीमेंट फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन गुड ऑफ द मेंबर स्टेट्स। तो जो भी फेडरेशन की स्टेट्स होती हैं इनके बीच में एक आम सहमति होती है, उसके ऊपर आधारित इनका कामकाज हमें देखने को मिलता है, और इनका कामकाज मेनली लोगों की भलाई के लिए ही होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है, जहाँ पर फेडरल सिस्टम जो होता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है बाकी स्टेट्स के द्वारा। और जो यहाँ पर आपको स्टेट्स देखने को मिलती हैं वो सक्सीड नहीं करती फेडरल सिस्टम को या फेडरल यूनियन को। सो दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।